everyone. Hope you are doing good. Okay, so in the previous lecture, we had seen with introduction, meaning of unemployment, and also Shri Raj Krishna Committee's measures to know the nature and type of unemployment. So हमने measures देखे थे to know the nature and type. तो आज हम देखने वाले हैं types of unemployment. But before we start with this topic, I want you to go through this particular video on your screen. In a small town called Tin Sui lived a very unfortunate family. The family had a history of unemployment. Jialat, the father, was a banker. He lost his job due to a sudden recession. His wife, Kang Ko, also lost her job as a teacher in a primary school. The school was forced to close down when more families with children migrated to another town. His son, Pek Chek, lost his job as a skiing instructor. The winter season came to an end and a long summer season had started. His daughter, Bo Lui, had graduated recently from a university. She had been looking actively for a job. She couldn't find one, but she had not given up. She continued her search. Jialat's brother, Pai Tan, used to work for a car manufacturing plant as a welder. He lost his job. The car manufacturer replaced all the welders with robots to reduce costs. For a long time, he tried to get another job. He finally gave up. He was thoroughly discouraged. The situation was getting very pathetic. तो ये वीडियो देख के आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है? मेरे हिसाब से आपको ये चीजें ऑब्जर्व करनी चाहिए थी. सबसे पहला, पापा की जॉब क्यों गई? क्योंकि अचानक मार्केट में रिसेशन आ गया. मम्मी की जॉब क्यों गई? क्योंकि पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम सेमी अर्बन टू अर्बन, रूरल टू अर्बन. माइग्रेशन के कारण उनकी जॉब चली गई. फिर जो बेटा था उसकी जॉब क्यों गई? क्योंकि स्की इंस्ट्रक्टर था वो, और ये इंस्ट्रक्टर खाली कब काम कर सकता है? जब स्नो अवेलेबल होता है. समर सीजन में स्नो पिघलेगा तो उसका स्कीइंग का टैलेंट वो किसी और को सिखला नहीं पाएगा. देन द सिस्टर इन द फैमिली, उसने तो अभी अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था. वो जॉब की तलाश में है लेकिन अभी तक उसको जॉब मिली नहीं है, तो वो भी अनएम्प्लॉयड है. फिर एक और फैमिली मेंबर था, उसका जॉब क्यों गया? क्योंकि उसका जो काम था वो कौन करने लगा? मशीन्स करने लगे, रोबोट्स करने लगे. मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इस फैमिली को अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग कारण से हिट किया. तो इस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को जानना क्यों जरूरी है? ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का सामना हम कर रहे हैं उसकी फसाद की जड़ क्या है. अगर हम उस फसाद की जड़ को पहचान लें, पकड़ लें, तो अकॉर्डिंगली इसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम एम्प्लॉयमेंट में यूं कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो, बिकॉज आई शुड नो दैट व्हाई एम आई अनएम्प्लॉयड. ऐसा हमेशा हर ह्यूमन रिसोर्स को क्वेश्चन होता है कि मैं अनएम्प्लॉयड क्यों, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ. तो बेटा जानो रीजन को, और वो रीजन को तब तक नहीं जान पाओगे जब तक आप ये अनएम्प्लॉयमेंट कौन से प्रकार का आपको हुआ है ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर लेते. जैसे आप बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर भी आपसे पूछता है ना कि क्या हो रहा है, तो आप उनको सिम्टम्स बताते हैं. डॉक्टर उन सिम्टम्स के बेसिस पे नक्की कर लेते हैं कि आपको कौन सी बीमारी है और फिर उसकी दवाई देते हैं. वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स को जानना इसीलिए जरूरी है ताकि हम उसको क्योर कर सके. क्योंकि जब तक पकड़ में नहीं आएगा कि ये अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा है, आप उसका सॉल्यूशन नहीं ला पाओगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट नहीं कर पाओगे, सोसाइटी में कोई भी चेंज नहीं ला पाओगे. ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस टॉपिक, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, चलिए देखते हैं. सो अनएम्प्लॉयमेंट के जो टाइप्स हैं वो दो हिस्सों में डिवाइडेड हैं. वन इज फॉर
डेवलप्ड कंट्रीज, ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलेगा, दूसरा ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों ही कंट्रीज अलग अलग प्रकार के हैं, इनका स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, मार्केट नॉलेज, मार्केट के सिस्टम्स सब अलग अलग है। तो यहां पर लोग भी अलग अलग होंगे, उनके स्किल्स भी अलग अलग होंगे, और ये अलग अलग हैं। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ी हुई ये समस्या अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या होगी, अलग अलग ही होगी, होनी चाहिए। ओके, सो डेवलप कंट्रीज में गौर से देखो, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अब ये सब क्या है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के ओवरऑल कितने कितने टाइप्स हैं। तो अभी खाली चार्ट को ऑब्जर्व करना है, उसको देखना है, समझना बाद में है। ओके, डेवलपिंग कंट्रीज, उसमें वापस दो एरिया होंगे, रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया, क्योंकि आपने पॉवर्टी भी देखा था। रूरल एरिया और अर्बन एरिया की डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी वाज स्लाइटली डिफरेंट, कैलोरीज इनटेक वाज डिफरेंट, वर्क वाज डिफरेंट, इनकम वाज डिफरेंट, एक्सपेंस वाज डिफरेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी डिफरेंट ही होना चाहिए। ओके, रूरल एरिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पहला सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, और अर्बन एरिया इज फर्दर डिवाइडेड into two parts, one is industrial unemployment and the other is educated unemployment. Okay, अब सबसे पहले ये चार्ट आप ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अब ये चार्ट आपकी बुक में कहीं पे नहीं मिलेगा, लेकिन टेक्स्ट बुक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी चीज को समझा रही है जो मैंने यहां पर चार्ट फॉर्म में बनाया है। सो वी नीड टू नाउ कनेक्ट दिस चार्ट विद द टेक्स्ट बुक। तो पहला एजुकेटेड और इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे अलग अलग नाम आपको टेक्स्ट बुक में देखने को नहीं मिलेंगे। वो किस नाम से टेक्स्ट बुक में पॉइंट अवेलेबल होगा? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से अवेलेबल होगा, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है इस आंसर का। ओके, फिर दूसरा आएगा आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट, जिसमें उन्होंने सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को कवर कर लिया है। ओके, तीसरा पॉइंट आएगा आपका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्स्ट बुक में भी यही वर्ड देखने को मिलेगा। चौथा आएगा आपका साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट और पांचवा आएगा आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, सो टेक्स्ट बुक इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द सेम, खाली थोड़े बहुत हेडिंग अलग अलग है, ऑर्डर उन्होंने थोड़ा ऊपर नीचे कर लिया है। ओके, दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो आइए देखते हैं इन सभी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को टर्न बाय टर्न, बारी बारी, सबकी बारी। ओके, चलिए पहला ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ओपन? खुल्लम खुल्ला। हाँ, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट भी कुछ ऐसा ही है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, फुल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब इंसान टोटली फ्री है, उसको कुछ भी काम धंधा अवेलेबल ही नहीं है। They are said to be suffering from open unemployment। और ऐसे लोग जब अनएम्प्लॉयड होते हैं, नौरे होते हैं, तो आपने सुना होगा आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। सो पॉजिटिव थॉट्स हट के क्या आना चालू हो जाएगा? नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, पूरा माहौल नेगेटिव बन जाएगा, बेचारा डिप्रेशन में चला जाएगा। और इसी डिप्रेशन को, इसी नेगेटिविटी को फील करने के लिए हम कुछ देखेंगे आपकी स्क्रीन पे। बेरोजगारी। हाँ, मैं भी बेरोजगार हूँ। क्या ये गलती मेरी है जो मैंने भरोसा किया, जो मैंने इंतजार किया सरकारी नौकरी की? मैंने पूरी पढ़ाई की, ईमानदारी से मेहनत की, कोई बताओ मैंने कब गलती की? हाँ, मैं भी बेरोजगार हूँ। गलती है हमारे संस्थानों की, होने लगी कमी भर्तियों में, जितनी होनी थी लटक गई कोर्ट कचहरी में। वक्त गया और भी बिगड़ा हालात, होता रहा इजाफा बेरोजगारी में। हाँ, मैं भी बेरोजगार हूँ। सपने सजाए बैठे थे, अरमान बनाए बैठे थे,
थी कुछ ख्वाहिशें अपनी भी, बोलो क्या हम शौक वाले बैठे थे? हाँ, मैं भी बेरोजगार हूँ। आवाजें आती हैं, पूछती हैं, कब होगी तेरी नौकरी? ये बात जहन को लगती है पर कुछ नहीं कर पाता हूँ। हाँ, मैं भी बेरोजगार हूँ। जी करता है लगा लूं मौत को गले, क्योंकि मुकाम कुछ हासिल हुआ नहीं। फिर यही सोच कर रुक जाता हूँ, कौन देखेगा मेरी जिम्मेदारियों को, जो आज भी मुझसे आस लगाए हैं। कब होगी मेरी नौकरी? हिम्मत मेरी टूट रही है, सरकार कुछ सुनती नहीं है, इंतजार किए जा रहा हूँ। हाँ, मैं भी बेरोजगार हूँ। ज्यादा नेगेटिव नहीं होने का, ठीक है? ये खाली अनएम्प्लॉयमेंट को आप फील कर सको, इसीलिए आपके सामने ऐसा इमोशनल ऑडियो रखा था, ठीक है? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। पहला, those individuals who are ready to work at current wage rate and possess qualifications to, मतलब ये बंदा एकदम रेडी है काम करने के लिए, साथ साथ क्वालिफाइड भी है, उसके पास क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, प्रोफेशनल डिग्री है शायद, बट नॉट गेट अ जॉब, फिर भी उसके पास जॉब नहीं है, आर सेड टू बी फुल्ली अनएम्प्लॉयड और ओपनली अनएम्प्लॉयड। काम बिल्कुल ना मिलना, पूरा टाइम फ्री रहना, इसको क्या बोलते हैं? ओपन या फुल्ली अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। इन डेवलपिंग कंट्रीज वेयर पॉपुलेशन राइजेस रैपिडली एज अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, दिस टाइप ऑफ फुल अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन। तो ये तो हमने कल ही डिस्कस किया था कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है, क्योंकि पॉपुलेशन इज राइजिंग फास्टर एज कंपेयर टू राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। और ये ज्यादातर आपको कहां देखने को मिलेगा? डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां के लोग समझते नहीं है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, अपनी अपॉर्चुनिटीज पे काम नहीं करते, अपने स्किल्स पे काम नहीं करते, अपना जो सोचने का तरीका है उसको चेंज नहीं करते, और दे धनाधन पॉपुलेशन बढ़ाते रहते हैं, है ना? फ्री टाइम में करने का क्या? ओके, सो डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादातर ये समस्या देखने को मिलती है, और इस समस्या का समाधान हर कंट्री ढूंढ रहा है, लेकिन अभी तक 100% एग्जीक्यूशन करके उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं है। बिकॉज दे प्लान कि अभी हमारा पॉपुलेशन मान लो 140 करोड़ है, तो हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएंगे कंसीडरिंग द करंट पॉपुलेशन, बट बाय द टाइम यू एग्जीक्यूट दिस पॉलिसीज, पॉपुलेशन हैज रीच टू 200 करोड़। मतलब आपने जो प्लान किया था वो 140 करोड़ का था, लेकिन उस प्लान का एग्जीक्यूशन आते आते 200 करोड़ हो गए, तो 60 करोड़ का अभी भी गैप रहेगा ना। सो हमेशा प्लानिंग 5 साल 10 साल 20 साल आगे का अगर हम करके चलें तो उसका एग्जीक्यूशन आपको दिखेगा, बाकी कुछ दिखने वाला नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज में वो विजन, वो फोरसाइटेडनेस है ही नहीं जो डेवलप्ड कंट्रीज की होती है, ठीक है? चलिए फिर आगे देखते हैं। इट इज मोर सीन इन सिटीज एंड अमॉन्ग्स पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 25 years। देख लो, आपकी एज ग्रुप है 15 to 25 years, मेरे को तो लास्ट ईयर ही 25 साल कंप्लीट हुए, ठीक है? तो मैं इस एज ग्रुप में आता नहीं हूं। सो ये एज ग्रुप 15 to 25 years में मैक्सिमम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल सकता है, या ओपन अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। ओके, बिकॉज हु इज ओपनली अनएम्प्लॉयड, फुल्ली अनएम्प्लॉयड, दोज पीपल हु कैन अफोर्ड टू रिमेन अनएम्प्लॉयड, एक वो लोग होंगे। खैर, वो तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड है जैसे कि आप लोग, लेकिन इनवॉलेंट्री भी नए नए नौजवान जिनका एजुकेशन अभी कंप्लीट ही हुआ है, उनको फटाक से नौकरी मिलने वाली नहीं है। और मत भूलो, इस एजुकेशन सिस्टम से निकलने वाले जितने भी लोग हैं उनकी मात्रा बहुत ज्यादा है, दे आर मच मोर इन नंबर्स एज कंपेयर टू द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेटेड बाय द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर। ओके, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे रिमेन कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड। इसीलिए उनको क्या बोला? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, फुल्ली अनएम्प्लॉयड पीपल। ओके,
चलिए फिर आगे देखते हैं। टू मेजर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इज डिफिकल्ट बट स्टिल देयर आर 3 मेथड्स टू मेजर द सेम। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी हमने 3 मेथड ढूंढ लिए टू मेजर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कौन कौन से? सी दैट थ्रू रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स। ओके, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर क्या होता है? ये आपने ओसीएम में पढ़ा हुआ है, स्टाफिंग 1 या स्टाफिंग 2 में। ओके, अब वहां पर क्या देखा था आपने कि these employment exchange centers act as an intermediary between those people who are demanding laborers and those people who are supplying laborers, means laborers themselves. So employment exchange से मालूम पड़ेगा कि कितनी applications वहां आई, कितनी वहां पे क्लोज हुई, कितनी अभी भी पेंडिंग है, मतलब उनको नौकरी अभी तक मिली नहीं है। वहां से आपको डेटा मिलेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी और अनएम्प्लॉयमेंट का भी। ओके, उसके बाद थ्रू सैंपल सर्वे ऑफ लेबर सप्लाई, तो जितना भी लेबर सप्लाई है उसका हम सैंपल सर्वे कर सकते हैं। सैंपल मतलब पूरे पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा जिसको हम पूछ रहे हैं कि तुम्हें नौकरी मिली कि नहीं मिली। मान लो हमने 50 लोगों को यह बात पूछी, उसमें से 30 लोगों ने बोला हमारे पास नौकरी है, 20 लोगों ने बोला हमारे पास नौकरी नहीं है, तो रेशियो क्या हो गया? 60-40 हो गया। मतलब 40% ऑफ द लेबर फोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया इज अनएम्प्लॉयड। लेट अस से दैट एरिया इज रूरल एरिया। फिर ऐसा ही सर्वे हम अर्बन एरिया का भी करेंगे, और अर्बन एरिया में नॉर्मली लोग अनएम्प्लॉयड कम होते हैं। सो वहां पे ये परसेंट आ गया, मान लो 5%। तो पूरे देश का ऐसा सर्वे हम कर सकते हैं विच विल बी कॉल्ड एज सैंपल सर्वे ऑफ द एंटायर एक्टिव लेबर सप्लाई। सो हमें सैंपल सर्वे करने से भी ये डेटा प्राप्त हो सकता है कि कितने लोग ओपनली अनएम्प्लॉयड हैं, टोटल नवरे हैं। ओके, गुजराती में कहिए ना, हाउ नवरी बाजार ए आ लोको छे। ओके, चलिए फिर थ्रू सेंसस। Now census is held every 10 years. Systematic census is held every 10 years. बाकी रफ गिनती तो हम हर साल कर ही लेते हैं। सो 140 करोड़ का अभी पॉपुलेशन है, ये मैंने बोला तो न्यूज में देख के बोला है ना। अब न्यूज में भी छापा तो किसने छापा, कैसे छापा? बेटा सर्वे तो होता है, लेकिन जो सेंसस है, वस्ती गणतरी जिसको हम बोलते हैं, एकदम पक्के पाए पे कब वो होता है? at the end of every 10 years. Last census was held in 2011 और तब हमारे देश का पॉपुलेशन कितना था? 121.02 करोड़। कितना? 121.02 करोड़। एंड 2014 में जब मोदी जी इलेक्शन का कैंपेन कर रहे थे, तब वो बोल रहे थे 125 करोड़ देशवासी, मतलब क्या? 125 करोड़। 125 मतलब 125 करोड़, 125 करोड़। ओ, आप तो इंग्लिश समझते हैं। सो 125 करोड़। अब वो क्या देख के ये सब बोल रहे थे? क्योंकि डेटा हर साल आता है बेटा, लेकिन सेंसस, वस्ती गणतरी, पॉपुलेशन सेंसस जिसको हम बोलते हैं, वो हर 10 साल में एक बार होता है, जो अभी ड्यू है अगले साल 2021 में। और तब तक पता नहीं कोरोना कितने लोग को खा चुका होगा, तो हो भी सकता है कि आपका पॉपुलेशन बढ़ने की जगह कम हो जाए। एज कंपेयर टू 2020 द पॉपुलेशन वुड बी गोइंग डाउन इन 2021। वापस टॉपिक पे आ जाते हैं कि 3 मेथड्स टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट, विच आर दे? सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, दूसरा सैंपल सर्वे ऑफ लेबर सप्लाई, और तीसरा पॉपुलेशन सेंसस। वहां से हमें मालूम पड़ेगा कि कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितने लोग अभी हैं, उसमें से कितने लोग काम की तलाश में हैं और उनको काम नहीं मिला है। ओके, अंडरस्टूड? चलिए फिर आगे देखते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय अंडर एम्प्लॉयमेंट? हमें कोई ऐसा काम करना पड़ जाए जो हमें नहीं करना है, या हमें काम थोड़े समय के लिए ही मिले, पूरे समय के लिए ना मिले,
तो हम एम्प्लॉयड तो हैं, लेकिन पूरे एम्प्लॉयड नहीं है, फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं है। तो इसको हम ना फुल्ली अनएम्प्लॉयड बोल सकते हैं, ना फुल्ली एम्प्लॉयड बोल सकते हैं। तो एक वर्ड हमने ही निकाला, कौन सा? अंडर एम्प्लॉयमेंट। यू आर एम्प्लॉयड बट यू आर परफॉर्मिंग अंडर योर एक्चुअल कैपेबिलिटी टू परफॉर्म। ठीक है, लेट अस सी। लेबरर्स कैन नॉट यूटिलाइज देयर कैपेसिटीज फुल्ली and for certain period except less capable jobs is said to be underemployed, है ना? सो आपकी जो कैपेसिटी है उसके मुकाबले आपको काम नहीं मिल रहा है, which means you have the capacity to become chief executive officer। ऐसा आप में काबिलियत है, लेकिन वो काबिलियत आप दिखा कब पाओगे? जब आपको वैसी नौकरी मिलेगी ना। ऐसी नौकरी आपको नहीं मिली तो आप जख मार के लेबर वर्क कर रहे हैं। मतलब एक बंदा जिसकी कैपेबिलिटी है कि वो कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट में तक काम कर सकता है, लेकिन काम न मिलने के कारण उसको लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे ही अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। इससे बड़ा क्राइम कोई नहीं हो सकता। सो ह्यूमन रिसोर्स जिसको हम अभी तक गाली देते आए हैं, वही ह्यूमन रिसोर्स अपने लिए स्ट्रेंथ बन सकता है अगर उस पे हम अच्छे से काम करें तो। लेकिन किसी को काम ही नहीं करना है, ना मुझे दूसरों पे काम करना है, ना उसको अपने आप पे काम करना है, तो बात आगे नहीं बढ़ेगी ना। वहीं पर पूरा चौको ब्लॉक हो रहा है, जिस कारण से पीपल आर अंडर एम्प्लॉयड और पीपल आर फुल्ली अनएम्प्लॉयड। ठीक है, एनीवेज फिर आगे देखते हैं। लेबर इज विलिंग and ready to work for certain hours or days but gets job for less than those hours or days। मैं तो पूरे साल 365 दिन 24/7 मेरी विलिंगनेस रहेगी काम करने की। नो डाउट सोना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं। वी कैन नॉट कीप ऑन वर्किंग 24 आवर्स, वी आर नॉट मशीन्स। उन सारी चीजों को ध्यान में रख के इच्छा के बारे में अगर पूछोगे तो काम तो मुझे 24/7 करना होता है। कैपेबिलिटीज लेकिन जवाब दे देती हैं। अब वो कैपेबिलिटीज मान लो हैं कि एक दिन में 14 आवर्स 15 आवर्स में काम करने के लिए तैयार हूं, कैपेबल भी हूं, लेकिन अगर मुझे 14 आवर्स का काम ना मिले, उससे कम काम मिले, तो आई विल ऑल्सो बी सेड टू बी व्हाट? अंडर एम्प्लॉयड। समझ में आ रहा है? सो ह्यूमन रिसोर्स जब 10 घंटे काम कर सकता है लेकिन उसको 6 घंटे का ही काम मिले तो बहुत नाइंसाफी है। 40% उसकी कैपेसिटी और यूज हो सकती थी, लेकिन वो जा रही है टोटल वेस्ट। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग होंगे जो साल के 365 दिन काम करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन उन्हें काम मिलता है खाली 100 दिन, 150 दिन। समझ में आ रहा है? तो बाकी दिन क्या है? वो नौरा बैठा हुआ है, लेकिन पूरे साल नौरा बैठा है हम ऐसा नहीं बोल सकते। तो वो ओपन अनएम्प्लॉयड नहीं है, तो वो क्या है? थोड़ा काम तो मिला ना, लेकिन पूरा काम नहीं मिला, तो उसको क्या बोलने का? अंडर एम्प्लॉयड है। ओके, चलिए फिर इन रूरल इंडिया द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर इज अ टाइप ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट ओनली। ठीक है, अब ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है उसको हम समझेंगे डिटेल में, लेकिन समझने पे जाएं उससे पहले आप ये वीडियो देखो आपकी स्क्रीन पे। क्लिफ इज अ कॉर्न फार्मर। ड्यूरिंग द फॉल क्लिफ हार्वेस्ट द कॉर्न बट ही इज अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग कोल्डर मंथ्स। इसी को क्या बोलते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। Type of unemployment caused by economic slowdowns due to seasonal restrictions। मतलब सीजन चेंज होगी तो आपका एम्प्लॉयमेंट भी चला जाएगा। सो ऐसी कंट्रीज जहां पर 3 महीना जबरदस्त स्नोफॉल होता है, बाकी टाइम मान लो स्प्रिंग होता है, समर होता है, तो उसको काम कब मिलेगा? स्प्रिंग और समर में। जब स्नोफॉल होगा तो खेतीबाड़ी नहीं हो पाएगी ना। और यहां पर स्नोफॉल भले ही ना हो इंडिया में,
लेकिन यहां पर एक दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है कि अपनी जो जमीन है इट इज नॉट दैट फर्टाइल कि उसमें मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो हो सके। तो फार्मर पूरे साल में एक ही क्रॉप एक ही जमीन पे उगाता है, क्योंकि उस जमीन में दूसरा कुछ उपजाऊ होता नहीं है। एनीथिंग एल्स कैन नॉट बी ग्रोन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड बिकॉज लैंड इज इनफर्टाइल। अगर फर्टाइल होता कि इसमें कोई भी क्रॉप ग्रो हम कर सकते हैं तो डेफिनेटली फार्मर को पूरे साल काम मिलता। लेकिन अफसोस इंडिया की जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है कि वी कैन गो फॉर मल्टीपल क्रॉपिंग नेचुरली। हाँ, केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग करके, आर्टिफिशियल फर्टिलिटी क्रिएट करके हम डेफिनेटली ये काम पूरे साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे फार्मर्स बहुत कम है, ऐसी जमीनें बहुत कम है, और ये फार्मर्स को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा केमिकल फर्टिलाइजर्स में, जो करने के लिए बहुत कम फार्मर्स रेडी होते हैं। सो ड्यू टू ऑल दीज रेस्ट्रिक्शंस व्हाट डू वी ऑब्जर्व दैट फार्मर हैज वर्क ड्यूरिंग, देख लो, फार्मर हैज वर्क ड्यूरिंग sowing and harvesting season, so he is unemployed rest of the time. sowing हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, फिर क्या, इन दोनों के बीच में जो टाइम बचा जिसमें क्रॉप्स ग्रो हो रहे थे उसमें तो ये बेचारा फ्री बैठा हुआ था। काम रहेगा छोटा मोटा, लेकिन फुल टाइम उसको खेतीबाड़ी में इन्वॉल्व नहीं रहना पड़ रहा है, तो तब थोड़ा नवरा हो जाता है ये। तो उसको हम क्या बुलाएंगे, सीजनल नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि विथ चेंज इन सीजन द फार्मर इज गोइंग टू चेंज हिज स्टेटस फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड टू अनएम्प्लॉयड। ओके, उसके बाद many individuals do not get jobs according to their degrees. They accept degraded job, that is also called unemployment. Example, a person with a degree of mechanical engineering works in a small garage. या कोई कंप्यूटर इंजीनियर है लेकिन उसको कंप्यूटर बेचने की जॉब करनी पड़ती है, मार्केटिंग की जॉब करनी पड़ती है। या कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो उसको किसी छोटे गैराज में काम करना पड़ता है। ऑल दीज क्वालिफाइड पीपल हैव टू परफॉर्म सच वर्क which could be done even by a normal labor, then we are wasting this human resource, and in that case there is unemployment. Which unemployment? Underemployment. क्योंकि काम तो हम दे रहे हैं लेकिन काम उसके लेवल का नहीं दे रहे हैं, तो दिक्कत है। और पढ़ने लिखने के बाद भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो क्या साइकोलॉजी बनेगी लोगों की, उसको फील करने के लिए एक वीडियो आपकी स्क्रीन पे। हाँ जी, इसीलिए निकाला है स्कूल से। इस देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है? सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं। उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरें खाते फिरते हैं। आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, आधी जिंदगी ठोकरें खाने में गुजर जाती है। तो क्या फायदा इसका पढ़ाई हासिल करके? उल्टा पढ़ाई लिखाई हासिल करने के बाद मेहनत मजदूरी करते हुए शर्म आती है, क्योंकि दिमाग की दीवार पर डिग्री की छाप लग जाती है। जस्ट लुक एट द लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। और यही फ्रस्ट्रेशन एकदम जायज है, क्योंकि आप इतनी सारी मेहनत करके पढ़ते हो, अपने आप को उस काबिल बनाते हो कि कहीं पे जाके प्रॉपर प्रेजेंटेशन कर सको, लोगों के सामने अपना जो हुनर है उसको दिखा सको, उसको और डेवलप कर सको। लेकिन जब ये डेवलप करने का आपको कोई मौका नहीं देगा ना, आपको रिजेक्शन आएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी जो आपको रिजेक्शन आ रहे हैं ना, लड़कियों के कि लड़कों के, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर, वो आपको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वो फिर भी हम झेल लेंगे क्योंकि वो तो एक सोशल प्रॉब्लम है। बट व्हेन द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस कि मेरी सर्विसेज मार्केट में कोई लेना ही नहीं चाहता, तो किस लेवल का फ्रस्ट्रेशन आएगा, सोचो आप। सो अंडर एम्प्लॉयमेंट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन एवर हैपन टू एनीवन, क्योंकि पैसों के लिए उसने अपने जमीर को, उसकी आत्मा को, उसकी इच्छा को, उसके हुनर को बेच दिया है, और वो भी काफी सस्ते में। क्योंकि जिस काम के लिए तुम पैदा हुए हो, अगर वो काम तुम नहीं कर रहे हो, देन यू आर सेट टू बी अंडर एम्प्लॉयड ओनली। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, डिसगाइज्ड का जनरल मीनिंग क्या होता है? फरेब। ओके,
किसी भी चीज को छुपाना। सो डिस्गाइज्ड का जनरल मीनिंग अगर आप देखेंगे डिक्शनरी में तो वो होता है फरेब, छुपाना, किसी चीज को ढक के रखना, ओके, असल चीज न बताना, ओके, ये सारी चीज आप देखोगे कि डिस्गाइज का जनरल मीनिंग वो होता है। अब ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है तो इसका मतलब डिस्गाइज के साथ कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए ना, तो है, डोंट वरी। इसका दूसरा नाम है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। तो हम जानते हैं हिडन मतलब क्या, छुपा हुआ, ओके। इफ टू मेनी पर्सन्स आर एम्प्लॉयड at the given level of technology and when few persons are removed from the work the total production does not change then there exists disguised unemployment। कहने का क्या मतलब है, आदमी यहां पर काम करता हुआ दिखाई देता है लेकिन असल में वो कोई काम नहीं कर रहा होता है, तो उस आदमी को देख के आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि यह अनएम्प्लॉयड है, वो तो काम करता हुआ दिखेगा। इसीलिए इस अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोला, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोला। ये दिखता नहीं है और ये अगर आपको दिखलाना है लोगों को तो यू हैव टू डू अ प्रॉपर सर्वे, यू हैव टू एक्सपेरिमेंट, you have to keep those people away from work and check whether the absence of that person has made any difference to the output. If yes, then he is employed. But उसके जाने से भी अगर प्रोडक्शन उतना ही रहता है जितना पहले था तो वो तो खाली काम करता हुआ दिख रहा था, असल में वो कोई काम नहीं कर रहा था क्योंकि उसके जाने के बाद भी आउटपुट में कोई चेंज नहीं आया। ओके, देखते हैं आगे। It is more seen in agricultural sector that few laborers marginal productivity is zero. Commonly business where labor is borne by families, wages are not paid in monetary terms, disguised unemployment takes place. So इस चीज को प्रैक्टिकली एक एग्जांपल से समझते हैं। On your screen, let us see that. Let us say there is one person working in a farm and he is manufacturing 2000 kgs of wheat. ओके, तो कोई डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है क्योंकि ये इकलौता पर्सन है जो फार्म पे काम करेगा। अगर इसको ही हटा लेंगे तो कोई काम नहीं करेगा तो ये 2000 kgs बन नहीं पाएंगे। ओके, उसके बाद उसी फार्म पे दो लोग काम करना चालू कर देते हैं, फिर भी आउटपुट कितना रहता है, 2000 kgs ही रहता है। तो जो एडिशनल व्यक्ति आया इस फार्म पे काम करने के लिए, क्या उसने अपनी साइड से कुछ भी कंट्रीब्यूट किया? नो, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हुई, जीरो। मतलब प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सच पीपल विल नॉट मेक एनी डिफरेंस टू द आउटपुट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। ओके, ही इज सफरिंग फ्रॉम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये दो लोग थे, इन्होंने शादी कर ली, ओके, तो 4 लोग अब आ गए उस फार्म पे काम कर रहे हैं, ठीक है। 2000 kgs ही बन रहा है तो साला एक पर्सन था तब भी 2000, 4 पर्सन थे तब भी 2000, तो बाकी 3 लोग क्या हो गए, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हो गए। और फिर जब उसी फार्म पे 8 लोग काम करेंगे तब भी 2000 kgs ही ग्रो हो पा रहे हैं, तो 7 लोग आर सफरिंग फ्रॉम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि वो अनएम्प्लॉयड हैं क्योंकि वो तो काम करते हुए दिख रहे हैं एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये अनएम्प्लॉयमेंट सबसे खतरनाक अनएम्प्लॉयमेंट है क्योंकि ये दिखाई नहीं देता। दुश्मन वो सबसे खतरनाक होता है जो हमको दिखता नहीं है। जैसे चाइना चाहता तो लोगों के साथ सीधा वॉर कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया, कोरोना वायरस मार्केट में छोड़ा क्योंकि ये ऐसा वायरस है जो लोगों को दिखाई नहीं देता, खाली महसूस होता है। ओके, सो ये सबसे खतरनाक अनएम्प्लॉयमेंट है। इसको पहचानना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इस अनएम्प्लॉयमेंट को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को काम करने से रोकना पड़ेगा कि पहले तू रुक जा, अब देखते हैं कि प्रोडक्शन में कोई फर्क पड़ता है कि नहीं। फिर एक और पर्सन को बोलेंगे तू भी रुक जा, देखते हैं प्रोडक्शन में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। अगर इनके हटने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो दे आर सफरिंग फ्रॉम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन अगर फर्क पड़ा, कोई पर्सन छोड़ के गया
और आउटपुट अचानक से नीचे आ गया, मतलब वो बंदा काम का है, वो बंदा एम्प्लॉयड था, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड नहीं था। तो उसको काम पे रखो ताकि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, ज्यादा कमा सके। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, साइक्लिकल से याद आया आपको ट्रेड साइकिल जो हमने 11th में देखा था, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी एंड देन अगेन बूम, ऐसा था। ओके, अब जब बूम से रिसेशन, रिसेशन से डिप्रेशन की तरफ हम जाएंगे तो क्या होगा? इकोनॉमिक स्लोडाउन होगा। इकोनॉमिक स्लोडाउन क्यों होगा? क्योंकि डिमांड कम होगी तो हमें सप्लाई भी कम करना पड़ेगा। जब सप्लाई ही कम करना है तो मैं प्रोडक्शन भी कम करूंगा। जब मुझे प्रोडक्शन ही कम करना है तो मैं लोगों को नौकरी से निकालूंगा। इस साइकिल को हम कहां देखने वाले हैं? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उस पे आगे बढ़ने से पहले लेट अस सी अ वीडियो। Point in the business cycle. Cyclical unemployment is a function of a consumer demand throughout the economy. When demand for goods and services drops, production slows accordingly and businesses need less labor, thus increasing unemployment. For example, in a time of recession, people take fewer vacations or find stay-at-home alternatives to traditional vacations. As a result, a resort-oriented hotel chain will hire fewer desk clerks, maintenance workers, bartenders, waiters, and other service workers because there is less demand for hotel rooms. When the economy picks back up again and demand for hotel rooms in vacation resorts increases, that same hotel chain will hire more workers to keep vacationing guests happy. ठीक है, तो यहां पर सारा खेल किसका है? डिमांड का और उसके सप्लाई का। लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा, परचेजिंग पावर ज्यादा, डिमांड ज्यादा, तो हमें सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा। सप्लाई बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। सो ये अनएम्प्लॉयमेंट टेम्पररी नेचर का होता है, ये आकर चला जाएगा, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। ओके, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रेड साइकिल इज ऑल्सो कंटिन्यूअसली मूविंग एंड इट विल नेवर स्टॉप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, सो हर बूम के बाद रिसेशन है, रिसेशन के बाद डिप्रेशन है, डिप्रेशन के बाद रिकवरी है, रिकवरी के बाद वापस बूम आएगा आज। ओके, और तब ये अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादातर आपको कहां देखने को मिलेगा? ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो शॉर्ट टर्म हो और जो अपने आप ही सॉल्व हो जाए, ऐसा हमने इंडिया में तो देखा नहीं है। तो कहां पे देखने को मिलेगा? डेवलप्ड नेशंस में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर ज्यादातर जो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं दे आर साइक्लिकल इन नेचर। ओके, चलिए देखते हैं। इन्वेस्टर्स एंड सेविंग क्लास आर डिस्टिंक्ट क्लासेस। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, इकोनॉमी फेसेस prosperity and sometimes depression. During prosperity, there is high investment, production, income, employment in the economy. क्योंकि सब कुछ हाई लेवल पे होता है when there is prosperity, when there is boom in the trade cycle. Okay? उसके बाद, but during depression, we observe reduction in effective demand. So industries reduce or shut down production and many laborers are retrenched from work. Depression is reason for unemployment. So दो सिनेरियोज है यहां पे। पहला सिनेरियो है आपका डिप्रेशन का, लेट अस से, क्योंकि डिप्रेशन के टाइम पे ही आपको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। सो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट फसाद है, लेकिन ये फसाद की जड़ क्या है? डिप्रेशन है। तो देखो डिप्रेशन में क्या होगा? इफेक्टिव डिमांड फॉल होगा, सप्लाई कम करना पड़ेगा, डिमांड ही नहीं है तो हम सप्लाई बढ़ा के क्या करेंगे? तो सप्लाई भी रिड्यूस करेंगे, फिर प्रोडक्शन भी कम करेंगे, फिर एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, क्योंकि जब मुझे प्रोडक्शन ही नहीं करना तो मुझे लेबरर्स की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो जो है उनको मैं नौकरी से निकाल दूंगा। सो वो क्या होंगे? लेस एम्प्लॉयड होंगे। तो बोल सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट डाउन मतलब अनएम्प्लॉयमेंट अप। ओके, उसके बाद इस अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलेंगे? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे।
क्योंकि ये टेम्पररी नेचर का है। टेम्पररी क्यों? क्योंकि डिप्रेशन के बाद आएगा प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी में क्या होगा? इफेक्टिव डिमांड बढ़ेगी, तो हमें सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। सप्लाई बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्शन करेगा कौन? लेबरर्स इन इंडिया। तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है वो डाउन जाएगा, और ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा। डिप्रेशन गोस, सच अनएम्प्लॉयमेंट विल ऑटोमेटिकली गो। तो उसके लिए आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, खाली इकोनॉमिक सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए कैसे आप डिप्रेशन को बूम पे लेके आएंगे उस पे काम करो, किसी और पे काम करने की जरूरत नहीं है। ओके, अंडरस्टूड? चलिए इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अमेरिका एक्सप्रेस सीवियर डिप्रेशन ड्यूरिंग 1929, 1930 and its effect was faced by many countries and was known as Great Depression। क्योंकि एक कंट्री में डिप्रेशन आया, और वो कंट्री कौन सा? यूएसए, जो दुनिया भर से जबरदस्त इंपोर्ट कर रहा था। तो अगर अमेरिका डिप्रेशन में गया, उसका परचेजिंग पावर फॉल हुआ, उसके इंपोर्ट्स फॉल हुए, तो यही ग्रेट डिप्रेशन पूरी दुनिया में फैला। ये हम पहले भी देख चुके थे चैप्टर 2 में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंटली ऑल्सो डेवलप्ड कंट्रीज फेस दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इन इंडिया डायमंड इंडस्ट्री फेसेस दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ध्यान रखना, प्रोस्पेरिटी में अगर सबसे ज्यादा फायदा अमीरों का है, तो डिप्रेशन में भी सबसे ज्यादा नुकसान अमीरों का ही है, और यही अमीर लोग लग्जूरियस प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, लाइक डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एक्सेट्रा। सो दिस इंडस्ट्री इज बैडली गोइंग टू बी हिट, एंड दैट हैपेंस इन इंडिया। ओके, उसके बाद डेवलप कंट्रीज कौन कौन से हैं आपकी स्क्रीन पे आ गए? यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा। ओके, ये सारे कंट्रीज में भी आपको साइक्लिकल नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, बिकॉज दीज आर डेवलप्ड कंट्रीज। ओके, उसके बाद टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम द स्टेट शुड इन्वेस्ट इन प्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मैक्सिमम पीपल टू इंक्रीज इनकम लेवल्स। तो हमको मालूम है ना, किसी भी अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए क्या करना है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करनी है, और यही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आप जनरेट कर पाओगे अगर आप पब्लिक सेक्टर को बिलोंग करते हैं। तो क्योंकि रिसेशन, डिप्रेशन से बाहर निकालने का काम हर कंट्री में किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। सो दे शुड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एंड दिस कैन बी इजीली डन बाय इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, और इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। तो आगे बढ़ो। विथ इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड विल इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, सो अनएम्प्लॉयमेंट विल रिड्यूस। ठीक है, चलिए फिर आगे। फिफ्थ, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, फ्रिक्शन मतलब क्या? ये आप जो दो हाथ ऐसे ऐसे करते हैं, ठंडी में करते हैं ना, ऐसा करते हैं कि नहीं, और एकदम गर्माहट आ जाती है और आपको अच्छा लगता है, बिकॉज यू आर मूविंग। ये हाथ आप ऐसा ऐसे कर रहे, सेम डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान से देखना, ये एक हाथ ऊपर जाएगा, एक हाथ नीचे आएगा, ऊपर नीचे, अपोजिट फोर्सेस हैं, तो फ्रिक्शन पैदा होगा, और ये फ्रिक्शन के कारण गर्मी पैदा होती है। फायर भी ऐसे ही इन्वेंट हुआ था, दो स्टोन के बीच में क्या था? फ्रिक्शन था। अब मैंने ये फ्रिक्शन आपको समझाया क्यों? क्योंकि दो चीजों के बीच में फ्रिक्शन होता है, तब ये अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। अब ये दो चीजें कौन सी हैं? ना पत्थर है ना हाथ है, क्योंकि ऐसा हाथ हिलाने से अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं होगी। ठीक है, पूरे देश में गर्मी आएगी अपनी बॉडी में, अच्छा रहेगा। सो अनएम्प्लॉयमेंट विच अराइजेस ड्यू टू चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस और न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू गुड्स एंटरिंग द मार्केट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आया? मतलब पुराना टेस्ट एंड प्रेफरेंस वर्सेस न्यू टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ओल्ड टेक्नोलॉजी वर्सेस न्यू टेक्नोलॉजी, ओल्ड गुड्स वर्सेस न्यू गुड्स, है ना? दो चीजें हैं, ये दो चीजों के बीच में फ्रिक्शन होगा, और इस फ्रिक्शन के कारण फंसेंगे लोग, वो हो जाएंगे
अनएम्प्लॉयड। अब आप क्वेश्चन करोगे सर ऐसा कैसे, न्यू गुड्स आएंगे तो नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ेगा? बात को समझो। देखो क्या लिखा है, ओल्ड प्रोडक्शन सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय न्यू प्रोडक्शन सिस्टम, एज अ रिजल्ट laborers remain unemployed till they don't learn the work according to new technology. This unemployment is short term and it is known as frictional unemployment, which means मैं अगर टाइपराइटर पे काम कर रहा हूं और अचानक से पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर आ जाता है, तो जब तक मैं कंप्यूटर नहीं सीख लेता मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मुझे नौकरी से बाहर रहना पड़ेगा टिल द टाइम आई ट्रेन माई सेल्फ ऑन कंप्यूटर। और अगर मैंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, ट्रेनिंग नहीं की अपने आप की, तो हो सकता है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट मेरी जिंदगी से जाए ही नहीं। आप खुद देख लो, नोकिया कंपनी विच वॉज द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी फॉर मोबाइल इज नाउ आउटडेटेड, क्योंकि उसने अपने आप को चेंज करने से मना कर दिया था पहले कि मोबाइल फोन तो वही चलेंगे जिसमें बटन होगा। स्टीव जॉब्स आया और उसने एक रेवोल्यूशन ला डाला पूरी मोबाइल इंडस्ट्री में कि एक ऐसा मोबाइल निकाला जिसमें खाली एक ही बटन था, और अब तो वो एक बटन भी चला गया है, टोटली टच स्क्रीन पे हम जा चुके हैं। सो if you do not adopt to the new technology you are not required in the market। फिर चाहे वो लेबरर हो या कोई कंपनी हो जो नया काम सीखने से मना कर रही है, तो नोकिया को भी झक मार के आना पड़ा ना, उसको भी टच स्क्रीन मोबाइल लॉन्च करने पड़ गए। सो जस्ट इमेजिन, नोकिया कंपनी में जो मार्केटिंग में था वो बंदा अनएम्प्लॉयड हो जाएगा टिल द टाइम Nokia changed its operations from normal phones to smartphones, है ना, बटन वाले फोन्स टू टच स्क्रीन फोन्स। और जब तक ये मार्केटिंग वाला बंदा खुद कन्विंस नहीं होगा कि टच स्क्रीन इज द बेस्ट, उसको भी ये स्किल्स एक्वायर करने पड़ेंगे ना, क्योंकि अभी तक वो ये बोल के मोबाइल को बेच रहा था कि बटन वाले फोन इज द बेस्ट। अब उसको पूरा उसका उल्टा बोलना है, तो तैयारी करनी पड़ेगी। वो समय के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग भी अनएम्प्लॉयड हो गए जब तक वो ये स्किल्स नहीं ला देते खुद में तब तक। सो इट इज विच नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, शॉर्ट टर्म नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शन हैज हैपेंड बिटवीन न्यू एंड ओल्ड, एंड टिल द टाइम यू शिफ्ट फ्रॉम ओल्ड टू न्यू you are unemployed, and as a result of that this unemployment is short term in nature। तो कोई बहुत बड़ी समस्या इसमें होने वाली नहीं है, नया काम सीख लो, काम हासिल कर लो, as simple as that। इसीलिए शॉर्ट टर्म वाले जो होते हैं ना, वो ज्यादातर कहां देखने को मिलते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट आ गया फिर वो रहता ही है, वो जाने का नाम नहीं लेता। डेवलपिंग कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट इज लॉन्ग टर्म इन नेचर, जबकि डेवलप कंट्रीज में इट इज शॉर्ट टर्म। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। चलो ये तो हो गया आंसर, अब इसको लर्न कैसे करना है। सो फूड कंपनी केम टू एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आपको अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स कौन एक्सप्लेन करने आया? फूड कंपनी, है ना, FUD। फूड का स्पेलिंग हम क्या लिखेंगे? FUD, और कंपनी का तो आपको मालूम ही है, CO डॉट। ओके, सो F फॉर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, U फॉर अंडर एम्प्लॉयमेंट, D फॉर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, C फॉर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, एंड O फॉर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फूड कंपनी आई एक्सप्लेन करने के लिए द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो आपको काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिला तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिला तो खाना नहीं खा पाओगे, ऐसा याद रख लो उसको। ठीक है, सो फूड कंपनी केम टू एक्सप्लेन व्हाट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सो फूड कंपनी में क्या था? FUD एंड कंपनी का CO डॉट। ओके, डिफरेंट फूड कंपनीज केम टू एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट।
F for frictional, U for under, D for disguised, C for cyclical and O for open. इतने सारे अनएम्प्लॉयमेंट्स हैं. क्लियर? किसी को कोई डाउट हो तो इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप डाल दो ऑन द स्पॉट. ओके, चल तो बस फिर आज के लिए इतना ही. ओके, बाय.